नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पीसीडब्ल्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग जो है अब 2019 का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का पैरामेडिकल का, वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है केमिस्ट्री का, वो आपके सामने क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है देखिए। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, व्हेन इथाइल आयोडाइड एंड प्रोपाइल आयोडाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर देन दे फॉर्म। इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या लगता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको पहचानने का एक तरीका है। क्या तरीका है वो देखिएगा। यह लिखा हुआ सोडियम और एक शब्द जो दिया हुआ है वो दिया हुआ ईथर। तो सोडियम और ईथर को पढ़ के हमारे दिमाग में क्या आता है, तो सोडियम और ईथर को पढ़ के हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि जो रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। क्योंकि आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन जो होती है वो सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में होती है। सही है, तो ये तो कंफर्म होगा कि ईथर है। अब किसकी रिएक्शन करवा रहा है? वो करवा रहा है इथाइल आयोडाइड और प्रोपाइल आयोडाइड की रिएक्शन करा रहा है। तो इथाइल आयोडाइड का मतलब हो जाएगा मेरे पास क्या, इथाइल आयोडाइड का मतलब हो जाएगा CH3 CH2 और Cl, और प्रोपाइल आयोडाइड की रिएक्शन करा रहा हूं तो मैं हो जाएगा मेरे पास CH3 CH2 CH2 और ये मेरे पास हो जाएगा I। अच्छा आयोडाइड बोल रहा है, एक सेकंड, तो यहां से Cl हटा के सिर्फ आयोडाइड लगा देता हूं। ठीक है, इसकी रिएक्शन जो करवानी है मुझे सोडियम और ड्राई ईथर से करानी है। अब हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, इंपॉर्टेंट बात वो है। देखिए जो वुड्स रिएक्शन होती है वो ये कहती है कि मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आपने दो अलग अलग टाइप के हेलो एल्केन लिए हुए तो मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं। अब मिक्स प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, तो पहला प्रोडक्ट बनने के यहां से जो प्रोडक्ट बन सकता है वो क्या बन सकता है, एक प्रोडक्ट तो बन सकता है मेरे पास CH3 CH2 CH2 और CH3, एक प्रोडक्ट तो बनेगा इससे। ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, उसके बाद CH2 तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो एक प्रोडक्ट तो मेरे पास बनेगा वो बनेगा इससे, और एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो दोनों का मिक्स प्रोडक्ट बनेगा, दोनों का मिक्स प्रोडक्ट। और वो कैसा बनेगा, वो बनेगा मेरे पास CH3 CH2, उसके बाद फिर से CH2 और CH3, एक प्रोडक्ट मेरे पास ये बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, तीन प्रोडक्ट, एक इसका खुद का, एक इसका खुद का, एक दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट। तो हमारे पास टोटल मिला के कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, तीन प्रोडक्ट। और जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। मुझे कैसे पता चला वुड्स रिएक्शन है, क्योंकि हिंट दिया हुआ है सोडियम और किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तीन। तो आंसर हो जाएगा 3 टाइप के एल्केन बनेंगे। समझ गए मेरी बात। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे वो क्या है, बॉक्साइड कंटेन इंप्योरिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड इज प्यूरिफाइड बाय। समझे मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तो व्हाट इज बॉक्साइड, बॉक्साइड क्या होता है, तो बॉक्साइड जो होता है एक प्रकार का एल्यूमिनियम का एस्के जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.XX2O, ये होता है। ठीक है, इसको ओपन बोलते हैं बॉक्साइड। इसी का दूसरा जो नाम होता है वो होता है एल्यूमिना। समझ गए। अब इसमें जो प्रोसेस लगती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं निक्षालन। क्या लगते हैं, निक्षालन। निक्षालन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं लीचिंग। क्या कहते हैं हम लोग, लीचिंग या निक्षालन कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका जो दूसरा नाम है, इसी दूसरे नाम को हम लोग कहते हैं बेयर प्रक्रम। क्या बोलते हैं इसको, बेयर प्रक्रम, या इसी को हम कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। क्या कहते हैं हम लोग इसको, बेयर प्रक्रम, या इसी को हम क्या कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस। तो बॉक्साइड का मामला आता है Al2.XX2, इसका दूसरा नाम है एल्यूमिनिया। इसके लिए जो प्रक्रम लगाया जाता है वो लगाया जाता है निक्षालन, और निक्षालन जो होता है वो एक प्रकार का बेयर प्रक्रम होता है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि हाँ बिल्कुल बेयर प्रक्रम दिया हुआ है आपके सामने, ये रहा। समझ गए। ठीक है, तो बॉक्साइड कंटेन इंप्योरिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड इज प्योरिफाइड बाय बेयर प्रक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m फॉस्फोरस एसिड। सबसे पहले ब्रेन में आना चाहिए कि व्हाट इज फॉस्फोरस एसिड। तो देखें, एक तो आपके सामने होता है फॉस्फोरस एसिड, और एक आपके सामने जो होता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO3 होता है, और फॉस्फोरिक का फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO4 होता है। जो मेरे पास H3PO3 होता है ना, इसके n फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 2। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। H3PO3 में दिखाई तो ऐसे देने की 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यह प्रॉब्लम है, अगर आपके पास फॉस्फोरस एसिड दिया हुआ है तो इसके n फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 नहीं 2, और H3PO4 जो होगा इसके n फैक्टर की जो वैल्यू होगी ना वो होगी मेरे पास 3। फॉस्फोरस के एसिड में प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे, जैसे मैं फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, P डबल बॉन्ड O, यहाँ लगता है OH, इधर भी लगेगा मेरे पास OH, और यहाँ पर भी लगता है मेरे पास OH। 1 2 3 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका n फैक्टर होता है 3। लेकिन जब आप फॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसकी स्ट्रक्चर को जिस तरीके से बनेगी, यहाँ बनेगी OH, यहाँ पर भी मेरे पास क्या आएगा OH, जबकि यहाँ पर आता है H। तो 1 और 2, इसलिए इसका n फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। अब हमें क्या निकालनी है, नॉर्मलिटी निकालनी है। तो नॉर्मलिटी निकालने का तरीका होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, जिसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, नानी बराबर मम्मी गुणा बच्चे। क्या याद कर सकते हैं, नानी बराबर मम्मी इंटू बच्चे, ऐसे याद कर सकते हैं। सिर्फ याद करने का एक तरीका है। तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी, मोलरिटी कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 0.2 m। फॉस्फोरस एसिड का एन फैक्टर मैंने बता दिया था, फॉर्मूला बता दिया था मैंने, क्या H3PO3, इसका एन फैक्टर होता है 2। तो नॉर्मेलिटी बोलो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 0.4 n हो जाएगी। आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.4 n। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लिमिटिंग लाइन इन द बामर सीरीज। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सबसे पहले कि व्हाट इज लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है सिंपल सी भाषा में मिनिमम। क्या मतलब होता है, मिनिमम, यानी यूं कहना चाह रहा है वो बामर की मिनिमम या न्यूनतम आवर्ती क्या होगी, बामर की न्यूनतम आवर्ती क्या होगी। अब हमें पता है कि आवर्ती का सूत्र क्या होता है, समझिए मेरी बात ध्यान से। आवर्ती का सूत्र होता है म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, जहां पर सी का जो मान होता है वो होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, हमें निकालना है लैम्डा, वो भी कौन सा वाला, मिनिमम वाला। जब तक लैम्डा नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं आएगा। अब लैम्डा मिनिमम कैसे निकालते हैं, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जब कभी भी आपको न्यूनतम तरंग दैर्घ्य निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है n1² अपॉन rz²। सबसे अच्छा फॉर्मूला ये, इसको एक बार हटा देता हूं मैं। तो पहले मैं लैम्डा मिनिमम निकालता हूं। लैम्डा मिनिमम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n1² अपॉन क्या बताया था मैंने, rz² बताया था। अगर z बराबर 1 मान लूं, क्योंकि z बराबर 1 जो होता है वो किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए होता है, ठीक है। तो z का मान 1 हो जाएगा, तो लैम्डा मिनिमम बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, n1² अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास r। सही है। मैंने आपको जब पेपर नंबर 2016 का कराया था तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि 1/r का जो मान होता है ना वो 912 एंगस्ट्रॉम होता है। मैं बता रखा है, आप चेक करके देखिएगा। तो लैम्डा मिनिमम जो हो जाएगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा, बोलो n1² इंटू 1/r लिख सकता हूं मैं इसको मैं। तो मेरे पास लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो बोलो कितनी आ जाएगी, लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, उसको लिख सकता हूं मैं क्या, n1² इंटू मैं क्या लिख सकता हूं 912, और ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो यहां से लैम्डा मिनिमम जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, n1²। बोलो बामर सीरीज के लिए n का मान कितना होता है, लाइमन और बामर कितना होता है 2, यानी सीरीज का मान हो जाएगा 2। यहां रखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा मेरे पास 912 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 4 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। अब हमें 912 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 912 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा। तो मेरे पास लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3648, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में। ये तो मेरे पास आ गई बामर की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, ठीक है, याद रखिएगा इसको 3648। आगे क्या करना है हमें, तो लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आ गई मेरे पास आ गई 3648 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻−10 मीटर। हमें आवर्ती निकालनी है, तो c अपॉन कितना आएगा लैम्डा मिनिमम, तो ये कितना आएगा c अपॉन c का मान, जो c का मान होगा हमारे पास वो कितना होगा, देखिए c का मान मैं रख देता हूँ 3 गुणा 10⁸ अपॉन, यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना 3648 इंटू 10 की घात कितना रख सकता हूँ मैं, -10। ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 10⁸ प्लस ये हो जाएगा 18, और नीचे कितना बचेगा 3648। अब क्या करें, इधर से एक काम करता हूँ मैं, एक बार 4 जीरो उधार ले लेता हूँ। 4 जीरो क्या, 5 जीरो ले लो आप, 1 2 3 4 5 इंटू, यहाँ मेरे पास बच जाएगा 5 जीरो उधार लेंगे तो बचेंगे 10⁻13 अपॉन कितना बचेगा 3648। एक बार इसको डिवाइड करके देखते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 82.2 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा 13, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8.22 इंटू 10 की घात कितना लिख सकता हूँ मैं 14, और यूनिट जो आएगी वो कितनी आएगी, हर्ट्ज। क्यों, क्योंकि आपने क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी। ये आंसर आ जाएगा 8.22 इंटू 10⁻14, 8.22 इंटू 10⁻14, आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 55 है आपके सामने। कहना चाह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन और अदर ऑक्सीजन है। तो मैं लिखता हूँ कि एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है, वो कह रहा है कार्बन 36 है, हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना बचेगा, तो 100 में से आपको माइनस करना है 36 और 6 कितना हो जाएगा, तो 36 और 6 ये तो मेरे पास कितना हो जाएगा 42, ठीक है। इसमें से बचेगा 10 में से 2 बचेगा मेरे पास 8 बचेगा, और यहाँ 9 में से 4 का कितना बचेगा 5, तो ये मेरे पास बच जाएगा कितना 58 बच जाएगा। सही है, यानी रेस्ट ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो 58 है वो मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। सही है, तो 58 ऑक्सीजन है। इसके बाद आप आगे का स्टेप क्या होगा हमारे पास, आगे का स्टेप क्या करना है आप लोगों को, देखो अब आपको इस कार्बन में 36 में डिवाइड करना है 12 का, क्योंकि 12 उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। इसमें 6 में डिवाइड करना है आपको किसका, 3 का, सॉरी 1 का। 6 में किसका डिवाइड करना है, 1 का। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है।
और इसमें डिवाइड करोगे 58 अपॉन इसमें डिवाइड करेंगे आप 16 का। डिवाइड करने के बाद ये तो हो जाएगा 3, ये मेरे पास हो जाएगा 6 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 58 में 16 का डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 58 अपॉन 16 करेंगे तो एक करीब करीब 3.62 के आसपास आएगा। कितना आएगा 3.6 के आसपास। अब क्या करेंगे, आप सबसे छोटी का सभी में डिवाइड करना है तो सबसे छोटी इनमें से कौन है, 3 सबसे छोटी है तो 3 में 3 का डिवाइड करेंगे, ऐसे ही 6 में भी 3 का डिवाइड करेंगे और ऐसे 3.6 में भी आप 3 का डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये मेरे पास हो जाएगा 2 और ये मेरे पास करीब करीब हो जाएगा कितना 1.2 के आसपास। समझ गया मेरी बात, ठीक है 1.2 के आसपास। 1.2 का मतलब 1 के आसपास ही हो गया वो, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट ये आएगा 1 के आसपास। अब बताया कार्बन कितना हो गया, कार्बन तो हो गया मेरे पास 1, हाइड्रोजन मेरे पास कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन जो है वो मेरे पास कितना हो गया लगभग 1, तो O1 हो जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा CH2O आ जाएगा। देखते हैं एक बार ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल CH2O दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। पहले 58 का मैंने 60 में डिवाइड किया तो करीब करीब 3.6 के आसपास आएगा। फिर सबसे छोटी संख्या का मैंने इसमें डिवाइड किया, सबसे छोटी संख्या का डिवाइड किया तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी दिखाई दे रही है 3, तो 3 में 3 का भाग लगाएंगे, 6 में 3 का भाग लगाएंगे और 3.62 में भी 3 का भाग लगाएंगे। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का नियम है, बोल भी कह रहा है मूलानुपाती सूत्र के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, फिर सबसे छोटी का डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1.2, तो ये 1.2 को मैं करीब करीब 1 के आसपास मान लेता हूं तो आंसर कौन सा हो जाएगा CH2O, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा D। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके पास सभी टाइप के फिजिकल स्टेट पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको पता होगा कि 17 जो ग्रुप है वो है F2, इसके बाद Cl2, Br2 और I2। फ्लोरीन जो है वो गैस फेज में होता है, क्लोरीन गैस फेज में होता है, ये लिक्विड फेज में होता है, ये सॉलिड फेज में होता है। 17 समूह ऐसा समूह है जिसके पास सभी प्रकार की भौतिक अवस्थाएं पाई जाती है, तो आंसर जो हो जाएगा ग्रुप 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 ये कहना चाह रहा है कि वाई आयनेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होना तो चाहिए था ऑक्सीजन का ज्यादा, लेकिन होता किसका ज्यादा, नाइट्रोजन का। कारण स्पष्ट है, 1s2 2s2 2p3, इसका होता है 1s2 2s2 2p4। तो 2p3 का जो होता है वो कैसा होता है, हाफ फिल्ड। कैसा होता है, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब होता है अर्धपूरित। तो नाइट्रोजन अर्धपूरित होने के कारण इसका आयनन विभव उच्च होता है। नाइट्रोजन पोजेसेस स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ये आंसर हो जाएगा बी। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अ कॉमन पॉल्यूटेंट। देखें, जनरली जब पॉल्यूशन होता है तो निम्न गैसों की वजह से होता है, NO हो गया, N2O हो गया, NO2 हो गया, इन गैसों की वजह से पॉल्यूशन ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते कोई ऑप्शन, NO2 हो गया, N2 हो गया, NO हो गया, आंसर हो जाएगा N2O5, क्योंकि वो बोल रहा है पॉल्यूटेंट नहीं है। देखो, नॉट ए कॉमन पॉल्यूटेंट। अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो कि एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच ए केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा लॉजिक है, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब होता है एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट मतलब निकलना, थर्मिक मतलब होता है हीट, मतलब हीट निकल गई बेसिकली। जिसमें हीट निकलती है या हीट रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हीट रिलीज का मतलब हो जाएगा हीट इज रिलीज। ठीक है, आगे कहना चाह रहा है वो रूट मीन स्क्वायर, वो कहना चाह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विद डेंसिटी। देखो, फॉर्मूला तो बेसिकली होता है VRMS बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √3RT/m होता तो ये फॉर्मूला है, √3RT/m। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं, हमें पता है कि PV बराबर होता है nRT। यहां से P बराबर मैं लिख सकता हूं N/VRT, ये लिख सकता हूं। यहां से N का मान मैं लिख सकता हूं ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, यहां हो जाएगा RT/V। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, इस ग्राम में मात्रा और अणुभार को मैं डेंसिटी लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, DRT/ कितना हो जाएगा मेरे पास m। सही है, तो यहां से RT/m का मान कितना हो जाएगा, तो यहां से मैं RT/m का जो मान है वो लिख सकता हूं मैं क्या, P/D लिख सकता हूं। सही बात है, तो मैंने क्या किया, RT/m की जगह लिख दिया P/D। तो मेरे पास VRMS कितना आएगा, तो यहां से VRMS की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी आएगी, 3 × RT/m की जगह लिख सकता हूं मैं P/D। तो फाइनल फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया बताइए, फाइनल फॉर्मूला आ गया VRMS बराबर √3P/D, √3P/D। यहां से आप चेक करेंगे तो VRMS का जो मान है वो व्युत्क्रमानुपाती है √D के, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं VRMS 1/D की पावर क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ। ये ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं VRMS सीधे समानुपाती क्या लिख सकता हूं, D की पावर माइनस का हाफ। ये भी सही है, देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिए हुए हैं क्या। D ना D की पावर हाफ है ना D स्क्वायर नहीं, D की पावर माइनस हाफ बिल्कुल सही है। तो आंसर जो जाएगा मेरे पास कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 61 है,
कह रहा है कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज हैपेंड इन लैटिस क्रिस्टल। आप लोगों ने दो प्रकार के डिफेक्ट पढ़े होंगे, एक पढ़ते हैं शॉर्टकी, एक पढ़ते हैं फ्रैंकल। शॉर्टकी में तो क्या होता है, जो हमारा धनायन है, कैटायन, वो क्रिस्टल से पूरा का पूरा बाहर चला जाता है, क्रिस्टल के बाहर चला जाता है। लेकिन फ्रैंकल के अंदर क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता, क्रिस्टल के अंदर ही रहता है। और क्रिस्टल के अंदर जो जगह होती है, इन जगह को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसी को हम कहते हैं अंतराकाशी यौगिक कहते हैं हम लोग। अंतराकाशी यौगिक में चला जाता है। देखते हैं कैसा ऑप्शन दिया हुआ है कि द शिफ्ट ऑफ ए पॉजिटिव आयन, सही बात है, फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइड टू, बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिंग ए वैकेंसी एंड ऑक्यूपाई एन, आगे लिखा हुआ है इंटरस्टिशियल साइड, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग हम पढ़ते हैं, व्हाट इज वर्क डन व्हेन Fe सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन एक्वस HCl। अगर आपको पता होना चाहिए कि Fe जो है वो भी सॉलिड स्टेट में है और HCl जो है वो भी लिक्विड स्टेट में है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम होता है डेल्टा एन गैस। तो डेल्टा एन गैस जो होता है वो किस में माना जाता है, जीरो में। और आपने पढ़ा होगा कि यदि डेल्टा एन गैस का मान जीरो है तो इसका मतलब है किया गया वर्क डन भी जो होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। कोई वर्क, भाई गैस के मॉलिक्यूल नहीं बढ़े तो वर्क डन जीरो होगा। क्यों वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि आयतन नहीं बढ़ा। सपोज करें पहले भी दो अणु थे और बाद में भी दो अणु है, सही है, तो अणुओं की संख्या अगर चेंज हुई तो डेल्टा एन गैस जीरो, डेल्टा एन गैस जीरो तो आयतन जीरो, आयतन जीरो तो कार्य जो किया गया है वो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि W बराबर आप लोगों को पता है क्या होता है, W बराबर होता है माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V, सही है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा जीरो। आगे वो कह रहा है कि R की क्या वैल्यू होगी, तो R की मेरे पास तीन वैल्यू होती है। कौन कौन सी, एक R की वैल्यू होती है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन, एक तो ये होती है। दूसरी R की जो वैल्यू होती है 0.0821 यूनिट होती है ATM, लीटर प्रति मोल केल्विन। और एक मेरे पास होती है, ये होती है 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन, ये होती है। तो देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया होगा 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये दिया हुआ तो ATM लीटर है, लेकिन इसके आगे मोल और लीटर नहीं लगा रखा तो ये नहीं हो सकता। 83 नाम की कोई वैल्यू होती नहीं है, ये होती नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि वो द pH ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज दो द वैल्यू ऑफ आयनेशन कांस्टेंट। देखिए समझे, pH दे रखी है 2, यदि pH 2 दे रखी है तो H प्लस आयन की सांद्रता का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻²। पहली बात तो ये है, सही है। अब हमें एक फॉर्मूला बताया है कि क्या बताया, हम लोगों को बताया है कि H प्लस आयन बराबर जो होता है ना वो होता है C अल्फा। H प्लस आयन बराबर कितना होता है, C अल्फा। ठीक, यहां से पहले मैं अल्फा का मान निकाल लेता हूं। अल्फा बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, H प्लस की सांद्रता अपॉन C। अब H प्लस कितना है, H प्लस आपको दिया हुआ है कितना, 10⁻² अपॉन C का मान कितना दिया हुआ है 0.1, ये हो जाएगा 10। तो यहां से मेरे पास अल्फा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 10⁻1 आ गया। अल्फा तो मेरे पास 10⁻1 आ गया। निकालना है क्या हमें, Ka निकालना है। Ka कैसे निकालेंगे, Ka बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर। तो C का मान कितना हो जाएगा 0.1 इंटू अल्फा का मान अभी बताया था मैंने 10⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 10⁻²। इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 10⁻3, यानी Ka का जो मान आ जाएगा वो मेरे पास 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा 10⁻3। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है C दिया हुआ, लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन C गलत है, ये आंसर ए ही आएगा कितना, 10⁻3 ही आएगा, चेक करके देख लेना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना दिया हुआ है 0.0821, यानी पाई का मान जो दिया हुआ वो दिया हुआ 0.0821 ATM। तापमान कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। क्या पूछ रहा है वो, कंसंट्रेशन, C पूछ रहा है वो, कंसंट्रेशन पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर CST, ये फॉर्मूला होता है। पाई का मान कितना दिया हुआ 0.0821 बराबर सांद्रता निकालनी है, S का मान वही 0.0821 इंटू तापमान दिया हुआ 300, इससे ये कैंसिल हो गया। C बराबर मेरे पास कितना आएगा 1/300, सही है। 1/300 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 10⁻²। अब 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 में भाग लगाओगे इसका तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर से 3 तिया 9 हो जाएगा, 0.33 इंटू 10⁻² हो जाएगा मेरे पास 2, सही है। 0.33 इंटू 10⁻², आंसर आ गया ए। सिंपल सी लॉजिक है। पाई बराबर CST, पाई का मान रख दिया, एस का मान रख दिया, टी दिया हुआ है, यहां से कंसंट्रेशन आ गया 0.33 इंटू 10⁻²। समझ गए। 65 के बाद 66 बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्रोमेट। देखो एक तो होता है डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट होता है Cr2O7-2, और एक होता है क्रोमेट, क्रोमेट होता है CrO4-2। देखते हैं इससे मिलता जुलता कुछ है क्या, CrO4, ये रहा पहला ही ऑप्शन है CrO4, ये CrO, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा CrO4। इसको बोलते हैं क्रोमेट, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहना चाह रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन CsI3 एंड ICl3। समझे ध्यान से, CsI3 तो ऐसे टूटेगा, कैसे? ये टूटेगा Cs+1 और अगला टूटेगा I3-1। यहां से आयोडीन की स्ट्रक्चर निकालेंगे तो 3x बराबर कितना आएगा -1 और x बराबर कितना आएगा -1/3। यानी इस वाले में आयोडीन की स्ट्रक्चर -1/3 है। अब बात करते हैं ICl3 में। ICl3 में अगर आप ऑक्सीजन अंक निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास x - 1 × 3 = 0। x बराबर बोलो कितना आएगा +3। तो एक में -1/3 है, एक में +3 है। -1/3 और +3, -1/3 +3, आंसर हो जाएगा कितना? B हो जाएगा। सही है। चलिए मेथड यूज फॉर रिमूवल टेम्परेरी एंड परमानेंट, दोनों के लिए यूज किया जा रहा है। ध्यान रखना है टेम्परेरी, अगर केवल टेम्परेरी हटानी है ना तो हम यूज करते हैं बॉइलिंग मेथड, गर्म करने, केवल टेम्परेरी। और दूसरा जो मेथड होता है उसको अपन बोलते हैं क्लार्क मेथड। ये दोनों केवल टेम्परेरी के लिए यूज किए जाते हैं। परमानेंट के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? Na2CO3 मेथड यूज करते हैं, इसके अलावा रेजिन मेथड यूज करते हैं, इसके अलावा जियोलाइट मेथड यूज करते हैं हम लोग। ये परमानेंट के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं तो दोनों के लिए यूज करेंगे तो हम लोग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं डिस्टिलेशन। इसको हम लोग कहते हैं आसवन। क्या कहते हैं इसको? आसवन। ठीक, तो हमारे पास बॉइलिंग तो मैंने बता दिया केवल किसके लिए यूज करेंगे, केवल हम टेम्परेरी के लिए यूज करते हैं, तो बाकी नहीं है, आंसर हो जाएगा और डिस्टिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बोलना चाह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन हुज रेट इज डिपेंडेंट। देखो जीरो ऑर्डर का मतलब होता है R बराबर K(A)⁻0। जब सांद्रता की पावर 0 उसको जीरो ऑर्डर बोलते हैं, तो R बराबर कितना हो जाएगा K। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो अभिक्रिया वेग होता है ना, अभिक्रिया वेग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो अभिक्रिया वेग होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता, वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सांद्रता बढ़ा दो कम कर दो, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन आएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे बोल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट, तो रेट किससे इंडिपेंडेंट होती है? कंसंट्रेशन से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कंपाउंड इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है वो होता है CH3COOH। उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉल्युबल हो जाएगा आराम से। उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल हो जाएगा, आराम से रिएक्शन कर लेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आराम से रिएक्शन कर लेगा। लेकिन क्या रिएक्शन नहीं कर पाएगा? तो एसिडिक एसिड से कैल्शियम ऑक्सलेट रिएक्शन नहीं कर पाएगा, CaC2O4 रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम, कौन सा वाला? कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाएगा, ये सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये बोल रहा है कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस। देखिए कैटलिस्ट जो होता है, जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक कभी भी साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता। उत्प्रेरक जो होता है वो साम्यावस्था स्थिरांक को कभी भी प्रभावित नहीं करता। साम्यावस्था स्थिरांक प्रभावित नहीं होती, केवल साम्यावस्था प्रभावित होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साम्यावस्था में वो साम्यावस्था की दर को कम कर देता है, यानी टाइम को कम कर देता है बेसिकली। तो इंक्रीज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं, सांद्रता को कभी बढ़ाएगा नहीं। सप्लाइज एनर्जी टू द रिएक्शन, अल्टर द रिएक्शन, चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं। एक साम्यावस्था स्थिरांक को कभी नहीं बदलता। ये बोल रहा है चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो एक उत्प्रेरक कभी भी साम्यावस्था स्थिरांक पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, ध्यान रखना इस बात को। तो ये नहीं हो सकता। शॉर्टेंस द टाइम टू रीच, हाँ साम्यावस्था में आने वाला जो समय होता है ना, केवल उसको कम कर सकता है, ये बाकी कुछ नहीं कर सकता। इक्विलिब्रियम ना तो सांद्रता को प्रभावित करता है, ये केवल साम्यावस्था जो आ रही है ना उसको, टाइम को कम कर देगा बस। तो इसमें हालांकि आंसर तो सी दिया हुआ है, लेकिन आंसर ध्यान रखने का आंसर डी होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि उत्प्रेरक कभी भी साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता। आंसर डी आएगा, ना कि सी आएगा। अगला क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि डाइबोरेन में 2 BH बॉन्ड एंगल्स आर। चलिए देखिए डाइबोरेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, B यहां होता है मेरे पास H, यहां होता है मेरे पास H, इसके बाद फिर से मैंने बना दिया B, यहां होता है मेरे पास H, यहां होता है H, और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डाइबोरेन का, इस तरीके का, जिसमें ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है ये हम लोग मानते हैं कितना, एक बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 120 डिग्री वाला, और जो बनाना बॉन्ड वाला जो होता है, बनाना बॉन्ड वाला वो जो होता है वो करीब 95 डिग्री के आसपास बैठता है। ठीक है, दो प्रकार के बॉन्ड एंगल होते हैं। एक तो होता है ये वाला जो प्लेन में, मतलब डाइबोरेन की संरचना में होता है ये कि, मैं पूरी स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो डाइबोरेन की संरचना में 2 बोरॉन और 4 हाइड्रोजन, ये तो तल में होते हैं इस तरीके से, और बाकी के हाइड्रोजन जो होते हैं वो तल के ऊपर और तल के नीचे होते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है ऐसी। ठीक है, ये चारों हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन भी कहते हैं, इनको तो हम बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन। तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं जो तल में होते हैं, ये तो तल में होते हैं,
और दो हाइड्रोजन होते हैं, एक तल के ऊपर होता है, एक तल के नीचे होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। इसलिए बंधकोण भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है 120 डिग्री और एक होता है 95 डिग्री। दो प्रकार के बंधकोण होते हैं। देखता है ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ बिल्कुल सही है, 95 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि एल्यूमिनियम हैज ए ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इट्स ऑक्सीडेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखें, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम की, आयरन की, क्रोमियम की, इनकी रिएक्शन जो होती है ना, वो इतनी खतरनाक होती है कि बहुत खतरनाक हीट निकलती है, हीट इवॉल्व, बहुत खतरनाक हीट इवॉल्व होती है। और इस प्रक्रिया को हम थर्माइट प्रक्रिया भी कहते हैं, थर्माइट प्रोसेस। और इस प्रक्रिया से रेलवे ट्रैक, इस प्रक्रिया का उपयोग रेलवे ट्रैक वगैरह बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रेलवे ट्रैक वगैरह बनाने में इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो थर्माइट प्रक्रिया इसको बोलते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है इसके अंदर। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्माइट वेल्डिंग, बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है वो दिया था रिक्टर ने। किसने दिया था? रिक्टर ने। एक होता है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम दिया था प्राउस्ट ने। और एक होता है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम दिया था डाल्टन ने। इस तरीके से होता है। तो ये पूछ क्या रहा है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम, आंसर आ जाएगा रिक्टर। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज सरफेस टेंशन, किसी भी सतह पे अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी सरफेस टेंशन ऑलवेज कम होती है। कारण क्या है? कारण ये कि उनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है ना, वो कम होता जाएगा। जो अंतराण्विक आकर्षण बल है दो अणुओं के बीच में, वो क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। तो अणु जो होंगे वो दूर दूर होने लगेंगे। अणु दूर दूर होंगे तो इनके बीच में लगने वाली जो सरफेस टेंशन है, जो तनाव है, वो भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो तापमान बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? टेम्परेचर इज इंक्रीज, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल बी डिक्रीज। ये आंसर आएगा। आगे कहना चाह रहा है वो कि कार्बन एटम्स इन, तो ये एक कंपाउंड दिया हुआ है C2CN4, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। C डबल बॉन्ड C, इसकी स्ट्रक्चर होती है C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ आता है C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर भी आएगा C ट्रिपल बॉन्ड N और इधर भी आएगा C ट्रिपल बॉन्ड। ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। इस कार्बन का संकरण sp, इसका sp2, इसका भी sp2 हो जाएगा, ये हो जाएगा sp, ये हो जाएगा sp, ठीक है, ये भी हो जाएगा sp। यानी इस पूरे अणु में sp वाले कार्बन भी और sp2 वाले कार्बन भी है। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? sp हाइब्रिडाइज, sp एंड sp दोनों प्रकार के हैं, तो ये आ जाएगा b। ठीक है ना, sp वाले हैं और sp2 वाले हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? b। अच्छा, इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे तो सिग्मा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर 9 सिग्मा होते हैं और 9 ही पाई होते हैं। चेक करके देख लेना, 9 सिग्मा और 9 पाई आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Cl है, ClF3। देखिए मैंने बता रखा संकरण बता रखा है, कैसे निकालते हैं संकरण 1/2। लास्ट क्लास में मैंने संकरण निकालने का तरीका बता रखा है। केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 7 होती है, साइड में कितने परमाणु हैं? 3। 7 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10/2। 10/2 का मतलब हो जाएगा 5। 5 का मतलब होता है sp3d होता है। अगर मैं लोन पेयर निकालूंगा तो लोन पेयर हो जाएगा 5 - 3। 5 - 3 का मतलब हो जाएगा 2 लोन पेयर। इसलिए इसकी जो संरचना हो जाएगी Cl की, वो टी शेप हो जाएगी। इस तरीके से बनती है टी शेप। यहाँ मेरे पास लोन पेयर कितने होंगे? 2 लोन पेयर होंगे इसके पास। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी? टी शेप हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा टी शेप। चलिए 78 क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इंसुलिन कंटेन्स 2.8 % सल्फर, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इज। देखें होता क्या है? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, यानी तत्व का प्रतिशतता बराबर, फॉर्मूला होता है इसका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, इनटू n अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला आता है इसका, मॉलिक्यूलर मास। अब देखें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कितना दी हुई है? 2.8%। तो 2.8/100 कर दिया मैंने, बराबर एटॉमिक मास। सल्फर का एटॉमिक मास आप सबको पता है 32 होता है, इनटू कितना आएगा? n। अच्छा, अब n का मान कितना होगा? तो एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पर मिनिमम, तो मिनिमम से मिनिमम के लिए n का मान 1 होता है, तो यहाँ रख दिया मैंने 1। अपॉन नीचे कितना आएगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, यहां से मेरे पास मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? तो मॉलिक्यूलर मास बराबर आएगा 32 × 100 और नीचे कितना बचेगा? 2.8 बचेगा। एक बार इसको सॉल्व करते कितना आएगा? यह आएगा 1142 के आसपास आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब कितना आएगा? 1142 1142.85 आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए 1142.25। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 3/2
nRT, ये वो वाली गतिज ऊर्जा नहीं है हाफ mv² वाली, ये गतिज ऊर्जा अणुओं की, गैसों की गतिज ऊर्जा, ये गैसों गतिज ऊर्जा। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा 3/2 इंटू n का मान 8 मोल दिया हुआ है, 8 मोल, r का मान भी इसने दिया हुआ है साफ साफ 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन दिया हुआ है, और तापमान जो दिया हुआ है वो दे रखा है आपको 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन बदलना है, तो 127 को केल्विन बदलोगे तो 400 केल्विन हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9600, यानी गतिज ऊर्जा का जो मान आ जाएगा ना मेरे पास कितना आ जाएगा 9600 कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ये 3/2 nRT, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोल दिया हुआ है, r दिया हुआ है, t दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, आंसर कौन सा हो जाएगा 9600 आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वेस्ट ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स, ध्यान इसका तो सीधा सा याद कर लीजिए, पेट्रोलियम होता है इसका आंसर, ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले से सवाल है तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर कौन सा आएगा पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल हैज नो रोटेशन ऑफ सिमेट्री, देखें अगर आप पढ़ेंगे तो ये होता है गणीय मतलब क्यूबिक, एक होता है टेट्रागोनल, गणीय टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे क्योंकि हिंदी में पेपर नहीं आएगा, गणीय टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रोल, और एक होता है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, जो लास्ट वाला है ट्राइक्लिनिक, इसकी खासियत है कि ए जो होता है वो बी के बराबर नहीं होता और बी जो होता है वो सी के बराबर नहीं होता, अल्फा जो होता है वो बीटा के बराबर नहीं होता और बीटा जो होता है वो गामा के बराबर नहीं होता और गामा जो होता है 90 के बराबर नहीं होता, यानी कुछ भी कुछ बराबर नहीं होता, ना तो अक्षीय दूरी बराबर होती है एक्सियल लेंथ, और ना अक्षीय लंबाई कोण बराबर होते हैं, एक्सियल एंगल बराबर, कुछ भी बराबर नहीं होता, तो इसलिए आंसर जो जाएगा हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, ए आंसर आ जाएगा ट्राइक्लिनिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 82 देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि HCON है, केसीन और CaC की एक्वस सॉल्यूशन की बेसिक, ये इस तरह की क्वेश्चन है, समझे पहले इस HCON की बात करते हैं। HCNO की रिएक्शन अगर मैं पानी से कराऊंगा तो वो बनाएगा HCOH प्लस बनाएगा NaOH। अब HCOH तो वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी pH जो होगी वो 7 से ज्यादा होगी, 7 से ज्यादा होगी तो पहला तो आ जाएगा बेसिक, सही है, तो बेसिक देख रहे हैं तो मतलब दूसरा तो गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया, अब बच गए 2। इसके बाद केसीएन, केसीएन की रिएक्शन अगर आप वाटर से कराएंगे तो 2 प्रकार के यौगिक मिलेंगे, एक बनेगा KOH, एक बनेगा मेरे पास HCN। HCN वीक एसिड है और KOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगेन pH जो होगी वो 7 से ज्यादा होगी, pH अगर 7 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब फिर से ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेसिक, तो 2 बेसिक हो गए, 2 बेसिक हो गए, ओ तीसरे वाले को चेक करना पड़ेगा, इसका मतलब ये भी बेसिक है ये भी बेसिक, अब बच गया ये वाला लास्ट वाला, इसको देखें कैसे चेक करेंगे, देखें ये लिखा हुआ है C6H5NH3Cl, इसकी अगर मैं पानी से रिएक्शन कराऊंगा वाटर से तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा C6H5NH3OH और यह बन जाएगा HCl, ये तो हो जाएगा मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और ये मेरे पास हो जाएगा वीक बेस। अब की बार स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब pH जो होगी वो 7 से कम होगी, 7 से कम होगी, इसका मतलब कैसा हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एसिडिक, आंसर आ जाएगा मेरे पास ए। आगे हैवी वाटर कहाँ पे फ्रीज होता है, तो आपको पता है कि सामान्य वाटर जो होता है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, इससे थोड़ा ज्यादा, तो D2 जो होता है वो थोड़ा ज्यादा करीब करीब 3 से 4 के आसपास इतने डिग्री पर ये फ्रीज होगा, तो 18, 38, 10, 3.8 आंसर आ जाएगा 3.8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाई जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट, कि सीमेंट के अंदर जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो सीमेंट में जिप्सम मिलाने का मेन क्राइटेरिया है कि जो बेसिकली सीमेंट के जमने की प्रक्रिया है ना उसके टाइम को बढ़ा देना, समझ गए मेरी बात, सीमेंट के जमने की प्रक्रिया के टाइम को बढ़ा देना, यानी बढ़ा देने का मतलब ये है कि जहां पर 10 मिनट में अगर सीमेंट जम रहा है तो उसको 15 मिनट या 20 मिनट या मतलब थोड़ा लेट जमाए ताकि आराम से जमे और जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो सके। तो ये बोल रहा है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस, यानी सीमेंट के जमने की प्रक्रिया में लगने वाला जो समय है ना उसको बढ़ा देना, समय को बढ़ा देना, ध्यान रखना, समय बढ़ने से फायदा ये है कि सीमेंट धीरे धीरे जमेगा, ठीक, ये मतलब है, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली कोरोसिव सॉल्ट, हाईली कोरोसिव सॉल्ट जो होता है मरकरी का होता है, मरकरी के अंदर भी कौन सा होता है H3Cl2। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से आए हैं, इससे पहले वाला भी आया हुआ है, ये सारे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से आए हैं, ठीक है, तो हाईली कोरोसिव तो होता है H3Cl2, तो आंसर हो जाएगा H3Cl2, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 86 क्वेश्चन है कि द एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, ठीक है, व्हेन अ करंट ऑफ 3 फैराडे इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ Al+3 आयन द वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट, समझे इसको मेरी बात ध्यान से क्या होगा,
हमें एक बात पता है, क्या पता है कि W बराबर जो होता है ना वो Z इंटू Q होता है। ठीक है, अब आगे समझिए। 3 फैराडे बोला, यानी आवेश का जो मान दे रखा है ना वो 3 फैराडे दिया हुआ है, तो 3 फैराडे का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 96500 कूलाम हो जाएगा। ये तो हो जाएगा मेरे पास आवेश का मान, क्योंकि 1 फैराडे बराबर हमें पता है कितना होता है 96500 कूलाम। ठीक, अब Z का मान हमें रखना है, तो Z का मान क्या होता है, देखिए Z बराबर होता है E अपॉन 96500 इंटू कितना होता है Q होता है। यहां से E क्या है, E है एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार, और आपको पता है कि एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार होता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अपॉन n फैक्टर, ऐसा निकालते हैं परमाणु भार अपॉन कितना n फैक्टर। तो E बराबर परमाणु भार होता है 27, n फैक्टर हो जाएगा कितना 3, तो E क्या हो जाएगा 9। तो यहां रखेंगे कितना 9 अपॉन कितना, या मैं नीचे रख देता हूं, कितना आएगा 9 अपॉन 96500 इंटू Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है आपको 3 इंटू 96500। 5600 से 5600 कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 3 27, यानी जो 27 ग्राम है वो जमा होगा। कितना ग्राम जमा होगा 27 ग्राम। फॉर्मूला सिर्फ लगाना है W बराबर ZQ, और Z बराबर होता है E अपॉन 96,500। 27 आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे पास कितना A। चलिए 87 क्वेश्चन है CO2। आपको पता है कि CO2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 में 6 करेंगे 22, यानी इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें चेक करना है कि इनमें से किसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है। तो देखें, सबसे पहले नाइट्रोजन 7, एक ऑक्सीजन के पास 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 16 में 7 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 16 और 4 20, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 23। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, 7 15, ये हो जाएगा 15, इसके पास भी नहीं हो सकते। इसमें ऐड करेंगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, और 14 में हम लोग ऐड करेंगे 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा 14 और 6 22, और 2 ऐड करेंगे 22। तो आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन है, आंसर हो जाएगा कितना C, यानी CO2 और N2 एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कहने का मतलब ये, ठीक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हीटिंग ऑफ पायराइट्स, व्हाट इज पायराइट्स, जैसे आयरन पायराइट, आयरन पायराइट का सूत्र होता है FeS2। क्या होता है FeS2, FeS2 में सल्फर है, और मैंने अभी तो बताया था आपको कि सल्फर में जब ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो इसी को हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, भर्जन, रोस्टिंग। आंसर हो जाएगा कितना D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, देखो समझे मेरी बात ध्यान से। इसमें होता ये कि आर्सेनिक क्लोराइड की रिएक्शन अगर अपन हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाते हैं ना, तो ये बनाता है आर्सेनिक सल्फाइड, और बाहर निकाल देता है हमारा क्या HCl निकाल देता है। तो कहने का मतलब ये है कि सल्फर जो है उसको रिप्लेस करके यहाँ अपनी जगह पे ले लेता है। तो यहाँ एक ने इसको रिप्लेस किया, इसने इसको रिप्लेस किया। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है डबल डीकंपोजिशन का। किसका एग्जाम्पल है, डबल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक, डबल डीकंपोजिशन आंसर हो जाएगा डबल। मैंने रिएक्शन लिख दी है वैसे, और ये जो बनता है ये एक सल्फर का सॉल्व बनता है। सॉल्व मतलब होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, सल्फर सॉल्व बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डायसपोर और कोरेंडम जो है किसके अयस्क होते हैं। तो सुनिए मेरी बात, डायसपोर का सूत्र क्या होता है, वो होता है Al2O3.H2 होता है, और कोरेंडम का सूत्र क्या होता है, वो होता है Al2O3। दोनों के दोनों किसके अयस्क हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। तो एल्यूमिनियम आंसर आ जाएगा, केवल एल्यूमिनियम आएगा, ध्यान रखिएगा, केवल एल्यूमिनियम आएगा, केवल एल्यूमिनियम जो आएगा वो D आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, D। तो आंसर हो जाएगा इसका D। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड नॉट डायमंड बिकॉज, सिंपल सा लॉजिक है क्या, कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट में जो होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली एक। जबकि डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डायमंड में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा कि डायमंड डज नॉट पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल ग्रेफाइट पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा D। अगला, लाफिंग गैस इज प्रिपेयर्ड बाय, लाफिंग गैस जो होती है वो इससे बनाई जाती है। किससे, जब आप NH4NO3 को गर्म करेंगे तो इससे बनने वाली जो गैस होती है वो N2 होती है, और इसी N2 को हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लाफिंग गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन प्लांट्स and animals decay the organic nitrogen is converted into inorganic nitrogen, the inorganic nitrogen is the form of, आपको पता होगा कि सबसे पहले जो होती है अमोनिया होती है, अमोनिया को में बदला जाता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट फिर बदलते हैं नाइट्रेट में, उस इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। अमोनिया इसको बोलते हैं नाइट्राइट एंड दैट इज कॉल्ड नाइट्रेट।
इस तरीके से फॉलो करते हैं रिजल्ट को, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हैबर्स प्रोसेस। देखिए हैबर्स प्रोसेस होती है N2 + 3H2 और ये कन्वर्ट होता है 2NH3, इसको बोलते हैं अपन हैबर्स प्रोसेस। इसमें उत्प्रेरक होता है Fe और उत्प्रेरक वर्धक होता है MO। तो Fe और MO का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर, सही है, Fe और MO का कॉम्बिनेशन, ये रहा Fe और MO का कॉम्बिनेशन। अगला कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अपन पढ़ते आ रहे बचपन से पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आपको पता होगा ये एक्सेप्शन है 4s1 और 3d5 आ जाएगा। तो इसको तो मैं लिख देता हूं आर्गन, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बचेगा क्या 3d5 और क्या बचेगा 4s1 हो जाएगा। आपको पता होगा ये अर्धपूरित का है ना एक्सेप्शन है, हाफ फील्ड का 3d5 4s1 3d5 4s1 सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो आपको जनरली पता है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो डी ब्लॉक तो हैं लेकिन क्या नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये डी ब्लॉक तो हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या। पहला ही ऑप्शन है कैडमियम। कैडमियम जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कैडमियम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोल्टन NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए मोल्टन NaCl में से जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, तो दो प्रकार के आयन बनते हैं, Na+ और बनता है Cl-। तो दो प्रकार के आयन बनते हैं, तो आयनों की वजह से धारा का चालन होता है, आयनों की वजह से धारा का चालन होता है। आंसर हो जाएगा कौन सा, फ्री आयंस, तो सी हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 98 क्वेश्चन है व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज फ्यूज्ड विद। होता ये है कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होगा वो बेस के साथ फ्यूज करेगा तो बनाता है K2MnO4 बनाता है, और K2MnO4 को हम लोग कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम मैग्नेट, ना कि परमैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट बनता है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि MnO4 -2 है, जबकि परमैग्नेट क्या होता है KMnO4। तो पोटेशियम मैग्नेट बनेगा K2MnO4, बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा कौन सा ए। अगला बोल रहा है आईयूपीएसी नेम ऑफ NiNH3 4 और NiCl4। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहले वाले को मैं प्लस मान लेता हूं, दूसरे वाले को मैं माइनस मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रा, फिर हो जाएगा एमीन, उसके बाद निकल, ये तो हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। अब दूसरा वाला, तो ये हो जाएगा टेट्रा, फिर हो जाएगा क्लोरो और फिर आएगा निकलेट। क्यों निकलेट आएगा, क्योंकि बाद में आ रहा है, निकलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो पहले देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। टेट्रा एमीन निकलेट, ये तो गलत हो गया। टेट्रा क्लोरेट, ये भी गलत हो गया। टेट्रा, वैसे आंसर एक ही हो गया। अब ऑक्सीकरण अवस्था निकालना बता देता हूं मैं कैसे निकालेंगे, सुन लो एक बार। NiNH3 4 लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है NiCl4 लिखा हुआ है। देखें इसको मान लेते हैं x + 0 × 4, इसको मान लेते हैं x - 1 × 4 बराबर कितना आएगा 0। x और x 2x हो जाएगा, 2x बराबर कितना आएगा 4, x बराबर कितना आएगा 2। 2 का मतलब यहां पर भी 2 आएगा और यहां पर भी 2 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास कौन सा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, K4FeCN6। यहां पर Cn जो है ना मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड। कितने टोटल 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ये इसकी समन्वय संख्या, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। तो मोनोडेंटेड लिगेंड जितने होते हैं उतनी ही उसकी क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। तो इस यौगिक की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है समन्वय संख्या 6 हो जाएगी, इसलिए यूनिडेंटेड लिगेंड के जो नंबर होते हैं वही क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलिए तो ये जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सीरीज देखते रहिए, है ना, और आगे बढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत पास में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।